नमस्कार दोस्तों, नील सिंह एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 2 का जो थर्ड चैप्टर था उसके आगे का पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हमें पहले पढ़ना है सीड जर्मिनेशन क्या होता है। तो हमें पता है कि जो ओव्यूल होता है वो ओव्यूल एक सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, यानी कि बीज में डेवलप हो जाता है। और जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड्स फॉल अपॉन द ग्राउंड व्हेन फ्रूट्स ब्रेक अप एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जो सीड्स है वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। पहले तो जो फल होते हैं वो गिरते हैं, फिर उसके बाद फल डिकम्पोज होने के बाद सीड्स ग्राउंड पे गिर के जर्मिनेट हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। Zygote develops at the cost of food stored in endosperm of seed and thus a new plantlet is formed। ये जो स्टेटमेंट है वो मुझे भी पहले जब मैं 10th में था तब मुझे भी समझ में नहीं आया था, पर फिर मैंने जब पूछा था तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है। जो जाइगोट है वो जो हमारा, सीधी सीधी बात बोलता हूँ, जो सीड होता है, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के अंदर जो जितना फूड स्टोर्ड होता है उसके ऊपर वो जाइगोट डेवलप होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। तो मैं पैराग्राफ को वापस से समझाता हूँ। जो ओव्यूल है वो बीज के अंदर डेवलप हो जाता है। जो ओवरी है वो हमारी फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड्स जो है वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं। कैसे? जब फल ग्राउंड पे गिरते हैं फिर उसके बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो जाती है फेवरेबल कंडीशंस में, और फिर जो जाइगोट है वो डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? जो हमारा सीड है उसके अंदर एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर्ड है और उसके ऊपर ही जाइगोट डेवलप हो रहा है हमारा, और न्यू प्लांटलेट इसी के बेसिस पे फॉर्म होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज सीड जर्मिनेशन। तो ये हो गया हमारा सीड जर्मिनेशन का टॉपिक। अब यहाँ पे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग दे के रखा है हमें। तो यहाँ पे पहले हमें 3 क्वेश्चंस दे के रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दे के रखा है हमें, विच डिफरेंट हार्मोन्स कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू केमिकल कोऑर्डिनेशन। कौन से अलग अलग हार्मोन्स है? तो अभी इसके अंदर मेरे हिसाब से 5 हार्मोन्स आने चाहिए। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अब मैं बताता हूँ ये कौन से कहाँ पाए जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स में पाया जाता है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ये फीमेल्स में पाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन दे के रखा है, विच हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी अकरिंग ड्यूरिंग ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो इसके लिए मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है। वाई हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज एज 18 इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज़। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है क्योंकि जो फीमेल्स होते हैं और मेल्स होते हैं ये इनकी इमोशनल मैच्योरिटी जो होती है और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं ये बराबर से डेवलप नहीं होते हैं। तो इसलिए जो गर्ल्स है उनके लिए 18 रखा गया था एज, और बॉयज़ है 21 रखा गया था। तो जो इमोशनल मैच्योरिटी है, सेक्सुअल मैच्योरिटी है, और जो मतलब ऑर्गन्स के ऊपर भी है, तो ये सारे बेसिस के ऊपर ये जो एज था ये सेट किया गया था। वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन दैट men have XY sex chromosomes and women have XX sex chromosomes. Reproductive system with specific organs develops in the body of men and women due to these sex chromosomes only. X chromosome is present in men and women, whereas Y chromosome is present in men only. Now we shall study the structure and functions of human reproductive system. तो यहाँ पे हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशन के चैप्टर में पढ़ा था कि जो 2 टाइप के हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। तो जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, पर जो वाई क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर होता है। तो जो मेन है यही टोटली रिस्पॉन्सिबल है कि जो चाइल्ड होता है वो
मेल होगा या फीमेल होगा, ये एक मेल पार्टनर पे डिपेंड करता है। ये चीज़ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे बतानी चाहिए थी, पर मैंने अभी बता दी क्योंकि मुझे यहाँ से याद आ गया। बहुत ही छोटी सी चीज़ याद रखने वाली है, मतलब मेल पार्टनर जो है, दोनों में से जो मेल पार्टनर है वही रिस्पॉन्सिबल है कि जो चाइल्ड है वो गर्ल रहेगा या बॉय रहेगी। तो अब यहाँ पे हमें नीचे देखते हैं कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे के रखा है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो टेस्टिस तो सबको याद रखना ही है। अब जो टेस्टिस है ये रहे, टेस्टिस हमको याद रखना ही है। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन दी स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये रहा स्क्रोटम। टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो टेस्टिस होते हैं वो अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन करते हैं, जो कि ये है। जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट इन द ट्यूब्यूल्स डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो जर्मिनल एपिथेलियम जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर जो होता है वो डिवाइड होता है मियोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। जो स्पर्म होते हैं वो आगे कैसे जाते हैं, तो वो सीधी सीधी आंसर उसका ये है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल से वो सेंड किए जाते हैं आगे। सीक्वेंस जो है ट्यूब्यूल्स की वो है रेट टेस्टिस, वास डिफरेंस, वास एफरेंस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो ये वाली चीज़ तो याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है। रेट टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडाइडमिस, vas deferens, ejaculatory duct and urinogenital duct. As the sperms are pushed forwards from one duct to next, they become mature and able to fertilize the ovum. तो मतलब जैसे जैसे वो एक डक्ट से दूसरे डक्ट में जाते हैं, एक डक्ट से दूसरे डक्ट के अंदर वो जाते हैं, वैसे ही वो मैच्योर होते जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमें पहले जो सीक्वेंस दे के रखे उसके हिसाब से मैं आपको डायग्राम बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हमें दे के रखा है रेट टेस्टिस, तो हम यहाँ पे सीधा टेस्टिस ही बोल देंगे। फिर उसके बाद दे के रखा है हमें वास इफेरेंस, तो यहाँ पे अभी वास इफेरेंस यहाँ नहीं दिया है, वो भी एक ट्यूब्यूली है। फिर उसके बाद हमें दे के रखा है एपिडाइडमिस, जो हमारा एपिडाइडमिस है, ये रहा हमारा एपिडाइडमिस। ये जो मैंने आपको बताया था ये रहा, यहाँ पे भी है जैसा हम देख सकते हैं, ये रहा एपिडाइडमिस। वास डिफरेंस, ये रहा हमारा वास डिफरेंस। और एजैकुलेटरी डक्ट हमें पता ही है कहाँ पे होती है, ये रही एजैकुलेटरी डक्ट हमारी, ठीक है। और यूरिनोजेनिटल डक्ट ये रही सीधी सीधी यहाँ पे, सबसे लंबी मेरे हिसाब से यूरिनोजेनिटल डक्ट ही होती है। तो ये हो गया यहाँ तक। एज दी स्पर्म्स ऑफ, चलो ये तो इतना हो गया, मैंने आपको जो डायग्राम था वो भी बता दिया। अब यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड जो है वो याद रख लो क्योंकि ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा मेन पार्ट है ये, कॉपर्स ग्लैंड। तो अब यहाँ पे आगे हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानकारी दी है, वो देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल्स secrete their secretion in ejaculatory ducts, whereas prostate glands and Cowper's glands secrete their secretions in urinogenital duct. तो जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं वो उनका सेक्रीशन एजैकुलेटरी डक्ट में देते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो है वो उनका सेक्रीशन यूरिनोजेनिटल डक्ट में देते हैं। सीमेन जो है ये किससे बनता है, स्पर्म से बनता है, और सेक्रीशन ये सब ग्लैंड्स के जो सेक्रीशंस होते हैं उनको और स्पर्म्स को मिला के हमारा सीमेन बनता है। सीमेन जो है वो एजैकुलेट होता है बाहर पेनिस के द्वारा। ऑल दी ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर पेयर्ड एक्सेप्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस एंड स्क्रोटम। तो ये जो बाकी सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पेयर्ड होते हैं, किसको छोड़ के, यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस और स्क्रोटम, इनको छोड़ के। अब यहाँ पे हमें सरप्राइजिंग फैक्ट्स दे के रखे हैं, वो भी रीड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ईच एपिडाइडमिस इज़ अबाउट 6 मीटर्स, ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज़ अबाउट 60 माइक्रोमीटर्स। सच अ स्मॉल स्पर्म हैज़ टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 meters while passing out of male reproductive system।
तो मतलब एक बार सोच लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलते ही 6.5 मीटर लगता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितना चलना पड़ता होगा बेचारे को। स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसके लिए फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है सीमेन के अंदर, फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं हम उसको। अब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ लेते हैं। ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इन द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये सारे के सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जितने भी ऑर्गन्स है वो सब के सब कैविटी के अंदर ही होते हैं। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसके अंदर 2 ओवरीज होती है, ओविडक्ट्स होते हैं 2, सिंगल यूटेरस और वजीना। बिसाइड्स अ पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। Generally every month an ovum is released in the abdominal cavity alternately from each ovary। तो हर महीने एक ओवम रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी से, हर एक अल्टरनेटली, मतलब एक बार ये वाली ओवरी, फिर उसके बाद एक बार ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ऐसे अल्टरनेटली चलते रहता है। फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक। तो अब ये फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट जो फनल लाइक बोल रहे हैं वो यहाँ से दिखता है हमें। जो फ्री एंड है उसको हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे फनल के जैसा बनते जाता है वो फ्री एंड। एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। ऊसाइट भी बोल सकते हैं उसको। ऊसाइट एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग। सिलिया आर प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट। दीज सिलिया पुश द ऊकाइट टूवर्ड्स यूटेरस। इसको अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं, टूवर्ड्स यूटेरस। तो इसके अंदर बस यही दिया है कि जो सिलिया होता है अंदर वही पुश करता है ऊसाइड को यूटेरस के तरफ। तो जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा था नहीं। इट हैज़ अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, सिंगल यूटेरस, सिंगल वजीना, एंड येस डोंट फॉरगेट टू राइट अ पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। ओके, तो यही था ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे हमें दिया है गैमेट फॉर्मेशन के बारे में कुछ दिया है, वो देख लेते हैं। तो बोथ गैमेट्स दैट इज़ स्पर्म एंड ओवम, ये जो दोनों गैमेट्स है, स्पर्म मेल है और ओवम फीमेल है, आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस, ये हमको पता है। गैमेट जो है वो मियोसिस से बनते हैं, 4n से 2n पे जाते हैं वो। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस ऑफ मेन फ्रॉम बिगनिंग ऑफ मैच्योरेशन प्यूबर्टी टिल डेथ। तो ये बोलते हैं कि मेन के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होता है, मैच्योरेशन यानी कि प्यूबर्टी जो होती है, हम टीनेज भी बोल सकते हैं, टीनेज से शुरू होता है स्पर्म प्रोडक्शन, तो डेथ तक ये स्पर्म प्रोडक्शन चालू होता है। हाउएवर इन केस ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब वो जन्म लेते हैं तभी 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocytes इन द ओवरी ऑफ फीमेल फोटस। तो यहाँ पे जब बर्थ होता है तभी 2 से 4 मिलियन इमैच्योर oocyte होते हैं। अब आगे दिया है हमें, एन oocyte मैच्योर्स एंड इज रिलीज फ्रॉम ओवरी एवरी मंथ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मैच्योरिटी अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। तो अब यहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ मैच्योरिटी अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज, तो अब यहाँ पे बिगनिंग ऑफ मैच्योरिटी तो वही वापस से हमारा टीनेज आ जाएगा, नहीं तो प्यूबर्टी भी बोल सकते हैं हम। और ये यहाँ से शुरू होता है, oocyte का मैच्योरेशन जो है ये यहाँ से शुरू होता है, ये चालू होता है मेनोपॉज यानी कि 45 ईयर्स, नहीं तो 50 कभी कभी भी होता है, तो ये इतने साल तक वो चालू होता है। मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स। सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइदर स्टॉप्स और बिकम्स इरेगुलर, दिस कॉजेज द मेनोपॉज। तो अब क्या होता है, एक एज होती है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो हमें हार्मोन्स चाहिए होते हैं, फीमेल्स को जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फंक्शन करने के लिए, उसका ही सेक्रीशन बंद हो जाता है। इसलिए कभी कभी वो इरेगुलर हो जाता है 45 नहीं तो 50 के बाद, या तो वो इरेगुलर हो जाता है या तो वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। अभी आगे हमें फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी दे के रखी है, वो भी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम
इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ये हमने देख लिया था पिछले ही वीडियो में। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल इन ह्यूमंस के अंदर ये फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। सीमेन जो है वो इजैकुलेट होता है वेजिना के अंदर कॉपुलेशन के टाइम। स्पर्म जो होते हैं वो मिलियन के अंदर होते हैं। और रूट जो है, ये रूट अच्छे से याद कर लीजिए, वजीना यूटेरस ओविडक्ट, क्योंकि ये जो है ये मतलब कहीं पे भी आपको आ सकता है एमसीक्यू के लिए। द स्पर्म ट्रैवल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द सीक्वेंस, तो ऐसा भी आ सकता है। नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है, कभी कभी किसी में भी आ सकता है ये, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, वजीना यूटेरस ओविडक्ट। वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन दी ओविडक्ट। तो मतलब जो स्पर्म्स जो होते हैं वो मिलियन की तादाद में जाते हैं, पर जो ओवम होता है उसको एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है। फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज, जो प्यूबर्टी का जो एज होता है और मेनोपॉज तक का, फ्रॉम 10 to 17 years of age up to 45 to 50 years, an ovum is released every month from the ovary, that is out of 2 to 4 million ova, ovum जो है उसको ओवा भी बोलते हैं। approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause, remaining oocytes undergo degeneration। तो अभी हमने ये देख लिया था कि हम जब एक फीमेल फोटस जन्म लेता है तभी उसके अंदर 2 to 4 मिलियन ओवम होता है, इमेच्योर भी, और वो इमेच्योर भी होता है। तो ये जो है ये जब मैच्योर होना कब चालू होता है, प्यूबर्टी में, यानी कि 10 to 17 की ये जो एज लिमिट होती है इसके अंदर वो स्टार्ट हो जाता है मैच्योरेशन। और ये कब तक होता है, 45 to 50। तो इसलिए सिर्फ जो मिलियंस होते हैं उसके अंदर से सिर्फ 400 oocytes जो है वो रिलीज़ होते हैं मेनोपॉज तक के एज में, और जो बाकी के oocytes होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि डीजेनरेशन कैसे होता है। अब हमें अगले पेज पे जाते हैं हम। oocytes रिलीज्ड फ्रॉम ओवरीज, तो यहाँ पे अभी हमें एक मतलब फैक्ट के जैसा ही दे के रखा है, एक सेकेंड। oocytes released from ovaries during last few months nearing the age of menopause are 40 to 50 years old. Their ability of division has diminished till now. Due to this, they cannot complete meiotic division properly. If such oocytes are fertilized, the newborns produced from them may be with some abnormalities like Down syndrome. तो अब जो oocytes जो होते हैं जो रिलीज़ होते हैं ओवरीज से, जो 40 to 50 ईयर्स ओल्ड होते हैं, यानी कि मेनोपॉज की जो एज होती है उनकी, अगर तब कोई जो oocyte है वो रिलीज़ होता है और अगर वो फर्टिलाइज हो भी जाता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी होगी डाउन सिंड्रोम की, क्योंकि उनका जो डिवीज़न होता है, मियोटिक डिवीज़न का जो एबिलिटी होता है वो अभी तक डिमिनिश हो जाता है। अभी यहाँ पे आगे देखे रखा है, डू यू नो से हमें देखे रखा है। तो द क्रोमोसोम नंबर इन द जर्म सेल्स प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स आर डिप्लॉयड, दैट इज 2, एंड इट इंक्लूड्स 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ sex chromosomes, that is 44 plus XX or 44 plus XY. These germ cells divide by meiosis. Due to this, gametes contain only haploid n number of chromosomes 22 plus X or 22 plus Y. Two types of sperms are produced as 22 plus X or 22 plus Y, whereas oocytes are produced only of one type as 22 plus X. तो हमने ये पिछले पेज पे पढ़ लिया है कि मेल और फीमेल जो होता है तो दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम जो है सिर्फ मेल्स में पाया जाता है और एक्स क्रोमोसोम दोनों पार्टनर्स में पाया जाता है। तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग होती है, मैं वापस से एक और बता रहा हूँ, जो ऑफस्प्रिंग होती है वो मेल होगी या फीमेल होगी, ये टोटली डिपेंड करता है मेल पार्टनर के ऊपर। बोथ स्पर्म्स एंड oocytes आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्पर्म्स और oocytes होता है दोनों मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। हमने पढ़ा कि दोनों जो गैमेट है वो मियोटिक डिवीजन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इन केस ऑफ स्पर्म, प्रोसेस ऑफ मियोटिक डिवीजन इज कम्प्लीटेड बिफोर द स्पर्म्स लीव मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मतलब यहाँ पे बोलते हैं कि जब जिससे पहले कि जो स्पर्म है वो स्पर्म्स जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकले वो मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट कर लेते हैं।
अगर हम oocytes की बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो मियोटिक डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो ओव्यूलेशन के बाद कंप्लीट होता है। अब ओव्यूलेशन क्या है ये आपको अगले 5 से 10 मिनट में पता चल जाएगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ओविडक्ट। अब यहाँ पे नीचे देखते हैं क्या दिया है हमें, डेवलपमेंट एंड बर्थ। छोटा सा ये पैराग्राफ है, फटाफट देख लेते हैं कि क्या है। डेवलपमेंट एंड बर्थ, द जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट। जो जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट के अंदर, वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं उसके अंदर और एम्ब्रायो बनता है। तो हमने ये पढ़ लिया है कि जो गैमेट है वो मियोटिक डिवीजन की वजह से होते हैं, वो 2n से मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, और फिर जो हैप्लॉइड मेल और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट होता है वो दोनों फ्यूज़ होते हैं, फिर उसके बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो माइटोटिक डिवीजन के वजह से एक एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो एक मतलब एक ऑफस्प्रिंग बन जाती है फिर उसके बाद उसकी। तो the zygote formed after fertilization in the oviduct undergoes repeated mitotic divisions and embryo is formed. Meanwhile it is pushed towards the uterus। तो वो धीरे धीरे यूटेरस की तरफ पुश होता है। एक बार वो यूटेरस के पास पहुंच गया, अंदर पहुंच गया, तो वो इम्प्लांट हो जाता है, और जो आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो इम्प्लांटेशन के बाद होता है। एन ऑर्गन कॉल्ड प्लेसेंटा, ये एक फिल इन द ब्लैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ऑर्गन, ये जो प्लेसेंटा नाम का ऑर्गन है, ये जो हमारा जो फोटस होता है उसको यही न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। मतलब जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है या तो एम्ब्रायो जो है उसको यही न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज़ कम्प्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो 9 months के अंदर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं हम। तो अब यहाँ पे ये जो मैं दो बार जो मैंने चीज़ बताई वो यहाँ पे दी है। ऑलवेज रिमेंबर द मैन इज़ टोटली रिस्पॉन्सिबल वेदर द कपल विल हैव अ गर्ल और अ बॉय चाइल्ड ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। जब जाइगोट फॉर्म होता है तो मैन जो है वो या तो एक्स क्रोमोसोम देगा या तो वाई क्रोमोसोम देगा, ठीक है। तो अब अगर उसने एक्स क्रोमोसोम हमें दिया, ठीक है, अगर एक्स क्रोमोसोम दिया तो वो गर्ल होगी, और अगर वाई क्रोमोसोम दिया तो वो बॉय होगा। वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस, दैट्स द रीज़न वाई इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। सो इफ द मैन contributes Y chromosome then the child will be a boy. If he contributes X chromosome then the child will be a girl. तो अब यहाँ पे थिंकिंग ऑफ दिस, हमें ये जो चीज़ है ये हमें हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि एक मदर रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो चाइल्ड है वो गर्ल होगा या बॉय होगा, जबकि एक जो मेल पार्टनर है कपल का वो डिसाइड करता है कि उनका जेंडर क्या होगा ऑफस्प्रिंग का। तो अब यहाँ पे कैन यू टेल के 2 क्वेश्चन दिए, वो देख लेते हैं। विच हार्मोन इज़ रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ऑफ मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज़ कंप्लीटेड। तो ये जो क्वेश्चन है इसका एक सीधा आंसर ये आएगा कि ऑक्सीटोकिन नाम का एक हार्मोन होता है जो आता है, मैं यहाँ पे लिखने का ट्राई करता हूँ, ऑक्सीटोकिन। तो ये नाम का एक हार्मोन होता है, ये रिलीज़ होता है। तो इससे आगे यूटेरस के ऊपर इससे इफेक्ट पड़ता है। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाय बर्थ प्रोसेस पार्चुरेशन इज फैसिलिटेटेड। एक बार जो एम्ब्रायो है वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस के अंदर, उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, ये हमें पता है। तो अब यूटेरस के अंदर से अगर जो ऑफस्प्रिंग है या ऑफस्प्रिंग जो है उसको हमें निकालना है, तो यूटेरस जो है वो इनवॉलेंटरीली, यानी कि हमारी मर्जी से नहीं, अपने मतलब जो भी मतलब कोई भी फीमेल जो है उनकी मर्जी से नहीं होता है। जो यूटेरस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि जो बर्थ प्रोसेस जो है यानी कि पार्चुरेशन जो है वो फैसिलिटेट कर सके। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही मेन चीज़ दी है ये चैप्टर के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो एक प्रोसेस है इसके ऊपर जितने चाहे उतने क्वेश्चंस आ सकते हैं।
इसके अंदर ज़्यादा हार्मोन्स नाम करने की मतलब इतने ज़्यादा याद करना नहीं है इसके अंदर हार्मोन्स, और बहुत ही ईजी है। बस एक बार 5 से 10 मिनट अपने जो कान है वो एकदम से अच्छे से ध्यान दो, सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी, और वो जो चेंजेस है वो 28 to 30 डेज़ के अंदर रिपीट होते हैं। तो ये जो रिपीटेटिव चेंजेस जो है इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं हम इसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर हमें पूछा जाए कि शॉर्ट के अंदर बताओ, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हम ये लिख सकते हैं आंसर। अब अगर हमें लॉन्ग में पूछा जाए शॉर्ट नोट लिख दो, तो उसके लिए क्या वो देखते हैं अभी। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो अब FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया है। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलॉन्ग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट। एक जो सेवरल फॉलिकल्स होता है ओवरी के अंदर, जो फॉलिकल होता है वो डेवलप होना चालू हो जाता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स टू डेवलप अलॉन्ग विद द oocyte प्रेजेंट इन इट। किसके इफेक्ट के अंदर? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वापस से मैं स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ। एक फॉलिकल होता है ओवरी के अंदर जो डेवलप होना चालू करता है, उसके अंदर oocyte जो है उसके साथ। किसके इफेक्ट के अंदर? FSH। तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कि सीक्वेंस लिख के रखो। जो FSH है इसको पहले मार्क कर दो FSH, और फिर उसके नीचे एक एरो बनाओ और वहाँ पे लिख दो कि जो हमारा फॉलिकल होता है उसको ये स्टिमुलेट करता है, क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है हार्मोन के। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सेक्रीट्स एस्ट्रोजन। तो जो फॉलिकल जो है हमारा वो जब डेवलप होता है तब वो एस्ट्रोजन को सेक्रीट करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन यूज़ नहीं होता, वो एस्ट्रोजन को सेक्रीट करता है। एंडोमेट्रियम जो होता है यूटेरस का वो डेवलप होना चालू हो जाता है, नहीं तो वापस से रीजनरेट होना चालू हो जाता है। अगर वापस दूसरी तीसरी बार या वापस से हो रहा हो, वो पहली बार हो रहा है तो डेवलप, और अगर वापस से हो रहा है तो रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो एस्ट्रोजन के वजह से डेवलप होना चालू हो जाती है। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल जो है वो उसका डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है। जो हमारा फॉलिकल जो था, जो डेवलप हो रहा था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट के अंदर, वो डेवलप हो चुका है। इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स डेवलपमेंट। नाउ इट बर्स्ट्स अंडर द इफेक्ट ऑफ LH मीन्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो हमारा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, और एक oocyte जो है वो रिलीज़ हो जाता है। अब ये जो प्रोसेस था इसको बोलते हैं हम ओव्यूलेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको अगले 5 से 10 मिनट में पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन क्या है। तो ये है ओव्यूलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल, यानी कि जो फॉलिकल बर्स्ट हुआ उसका जो बाकी का टिश्यू है उसका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन को सेक्रीट करना चालू करता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो है वो उनका सेक्रीशन सेक्रीट करते हैं, किसके इफेक्ट में? प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में। और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये रेडी है एम्ब्रायो के इम्प्लांटेशन के लिए। अब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस से पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगले 2 मिनट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो, उसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं और वो 28 to 30 डेज़ के इंटरवल में वापस से रिपीट होते हैं। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 4 हार्मोन से कंट्रोल होती है: फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एक फॉलिकल होता है ओवरी के अंदर जो डेवलप होना चालू होता है। जो हमारा फॉलिकल होता है उसके अंदर क्या होता है? oocyte के साथ वो डेवलप होना चालू करता है, किसके इफेक्ट में? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम। इसके बाद क्या होता है? जो डेवलपिंग फॉलिकल है, जो फॉलिकल जो हमारा डेवलप हो रहा है वो एस्ट्रोजन को सेक्रेट करता है, और जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो भी बनना चालू हो जाती है। इट स्टार्ट्स टू डेवलप और यू कैन से स्टार्ट्स टू डेवलप और रीजनरेट
तो ये रीजनरेट होना चालू हो जाता है। ये हो गया। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम का भी काम हो गया, यानी कि हमारा जो एंडोमेट्रियम जो है वो क्यों बनती है लेयर, एस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से, और जो फॉलिकल है वो स्टिमुलेट क्यों होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो यहाँ पे 2 हार्मोन का यूज़ खत्म हो गया हमारा। इसके आगे मीनवाइल जो डेवलपिंग फॉलिकल था वो उसका डेवलपमेंट ख़त्म कर देता है और फिर वो बर्स्ट हो जाता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इफेक्ट के में। जब वो बर्स्ट हो जाता है, जो बाकी का जो टिश्यू होता है उससे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। फिर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है वो सेक्रीट करना चालू करता है। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, वो उनका सेक्रीशन यही हार्मोन के वजह से, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसके ही वजह से वो लोग उनका सेक्रीशन सेक्रेट करते हैं। और ये जो एंडोमेट्रियम है, दिस इज़ रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। तो यहाँ पे चेंजेस इन दी ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे हमें दिया है। ये जो है ये रही हमारी एंडोमेट्रियम लेयर, ये रहा एस्ट्रोजन, कॉर्पस ल्यूटियम, ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, कॉर्पस एल्बिकन्स। तो अभी ये कॉर्पस एल्बिकन्स है क्या, ये अभी हम देखेंगे अगले पेज पे। अगला पेज पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे इफ़ oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज, जो oocyte है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ, मैंने अभी क्या बोला था, सच एंडोमेट्रियम इज़ रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो। मतलब जो एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो रेडी है एक एम्ब्रायो के इम्प्लांटेशन के लिए। तो अगर वो जो oocyte है वो जो डेवलप हुआ था, इफ़ oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज, वो एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जो कॉर्पस ल्यूटियम है जो वो उसके टिश्यू से बना था, बाकी के बर्स्ट फॉलिकल के टिश्यू से जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था वो कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये जो दोनों हार्मोन है, इसका सेक्रीशन जो है वो भी बंद हो जाता है। एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट इन एब्सेंस ऑफ दीज 2 हार्मोन्स। अब जो एंडोमेट्रियम था उसके लिए हमें कौन सा हार्मोन लगता था, एस्ट्रोजन हार्मोन लगता था। अब एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर कैसे रहेगी, तो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो भी डीजनरेट हो जाती है। टिश्यूज़ ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम, ठीक है, डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है और अनफर्टिलाइज ओवम जो है इसका जो टिश्यू है ये डिस्कार्ड हो जाता है वजीना से। दिस इज़ अकम्पनीड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग। ये जो है कंटिन्यूस ब्लीडिंग के साथ अकम्पनी हो जाता है। ब्लीडिंग कंटिन्यूस अप्रॉक्सीमेटली, ये जो ब्लीडिंग है ये 5 दिन के लिए होती है और इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वीडियो के अंदर मैं इतना ही बताता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, छोटा सा ही पार्ट बाकी है। मैं अगले वीडियो में 5 से 10 मिनट में आपको ये जो आगे का पार्ट है वो करा दूँगा। तो इस तरीके से मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। मिलूँगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।